हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होने जा रहा है आपके लिए, जिसका नाम है मौर्य साम्राज्य। आज हम इस मौर्य साम्राज्य की बात करेंगे कि मौर्य साम्राज्य क्या था। मौर्य जो साम्राज्य था वो मौर्य साम्राज्य क्या था, मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था, इसकी चर्चा करेंगे कि कितना महत्वपूर्ण था। और साथ ही साथ मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन था। क्या मौर्य साम्राज्य का संस्थापक वही था जो महाजनपद से चला आ रहा था, या वर्तमान परिस्थितियों में किसी और ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी, ये देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों आपके आते हैं, या फिर एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि मौर्य साम्राज्य के जानकारी के स्रोत बताइए। मौर्य साम्राज्य के जानकारी के स्रोत बताइए। मौर्य साम्राज्य की जानकारी, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बाकी यहाँ से कई सारे एमसीक्यू क्वेश्चन भी आते रहते हैं। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं नए मौर्य साम्राज्य के बारे में। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं मौर्य साम्राज्य की। ये आपका जो मौर्य साम्राज्य था, जो रेड कलर में आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा मौर्य साम्राज्य की जानकारी हमें मिलती है। यही वो मौर्य साम्राज्य था जिसकी राजधानी पाटलिपुत्रा थी, और यही था वो मगध जो जगह था, इसी मगध में पाटलिपुत्र यहाँ की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, दक्षिण में कर्नाटक के आसपास तक ये मौर्य साम्राज्य फैला हुआ था, दक्षिण में कर्नाटक के आसपास। और इधर देखा जाए तो पूरा हिंदू कुश पर्वत यानी गंधार तक मौर्य साम्राज्य की सीमाएं फैली थी, पूरी तरह से गुजरात से लेकर के यहाँ तक, नेपाल की तराई से होते हुए ऊपर तक। इसी साम्राज्य का अंग एक तक्षशिला भी हुआ करता था, और तक्षशिला जो आपको मैंने पहले भी बताया है कि शिक्षा नगरी हुआ करता था। मथुरा भी था, अवंती भी एक राजधानी के तौर पर थी, प्रयागराज, ये वही सारे, ये विदर्भ का इलाका था। बहुत सारा क्षेत्र था जो मौर्य साम्राज्य के अंदर हम पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य की उत्पत्ति उसी पर हुई थी जहां पर पहले क्या था, मगध था। मगध एक महाजनपद था। कहते हैं दोस्तों कि मौर्य साम्राज्य की उत्पत्ति, मौर्य साम्राज्य की उत्पत्ति में चंद्रगुप्त मौर्य का बहुत बड़ा हाथ है, या पहले चाणक्य के सहयोग से काम हुआ था। इसकी हम थोड़ा सा पीछे की तरफ अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं कि यहाँ जो जगह था, जिस जगह पे हुआ था, उस जगह का नाम था मगध। मगध एक क्या था, महाजनपद था। मगध एक महाजनपद था। याद रखिए दोस्तों, हल्का हल्का बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपको क्लास 12 के लिए इंपॉर्टेंट है। मगध क्या था, तो मगध एक महाजनपद था, और इसी महाजनपद पर कई वंशों ने शासन किया था। जो पीछे हमने बताया था कि सबसे पहले यहाँ पर एक वंश था जिसका नाम हर्यक वंश था। हर्यक वंश के साथ साथ यहाँ पर एक शिशु नाग वंश भी था। शिशु नाग वंश भी था। शिशु नाग वंश भी था। शिशु नाग वंश के बाद यहीं पर इसी धरती पर नंद वंश का भी उदय होता है, नंद वंश। और इसी नंद वंश के दोस्तों अंतिम शासक जो था, अंतिम शासक, अंतिम शासक जिसका नाम था, इसी नंद वंश का अंतिम शासक जिसका नाम था हर्यक वंश। हर्यक वंश का शिशुनाग वंश। तीसरा दोस्तों यहाँ पे जो था, जिसको हम लोग नंद वंश कहते हैं, यही वो नंद वंश था जिस नंद वंश का अंतिम शासक, किसका अंतिम शासक जो था, जिस अंतिम शासक का नाम घना नंद था। घना नंद, अंतिम शासक का नाम क्या था, घनानंद था। और ये घनानंद जो था, ये एक अत्याचारी शासक था, घमंडी शासक था। ठीक है, घमंडी शासक था, दुराचारी था, दुराचारी
शासक था। अत्याचारी, घमंडी और दुराचारी शासक था, अंतिम शासक था। ठीक है, और ये बहुत ही ज्यादा इसके समय में मगध का पूरा प्रचार हो चुका था। इसी के दरबार में एक व्यक्ति था जिसका नाम था महान पंडित चाणक्य था। चाणक्य, यही घनानंद, अब देखिए मगध हो गया, इस मगध की धरती पर क्या था अंतिम शासक? घनानंद था। इसी घनानंद के दरबार में एक विद्वान रहता था। दरबार, इसके दरबार में एक विद्वान थे जिसका नाम चाणक्य था। इसने चाणक्य की थोड़ा बेइज्जती कर दी थी और चाणक्य की बेइज्जती करके घर से उसे निकाल दिया था। और इसी चाणक्य ने कसम खाया था कि घनानंद को हम बर्बाद कर देंगे। और इस चाणक्य ने एक व्यक्ति को ढूंढ निकाला, एक व्यक्ति को ढूंढ निकाला जिस व्यक्ति का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। और इसी चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से इसी चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से चाणक्य ने क्या किया था? चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से चाणक्य ने क्या किया था? चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से चाणक्य ने मौर्य वंश, चंद्रगुप्त की सहायता से चाणक्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। मौर्य वंश की स्थापना 321 बीसी में किया था। तो अब देखिए प्रारंभिक साम्राज्य 321 में और 321 से लेकर 185 बीसी तक ये चला था। तो इसकी स्थापना किसने की? मगध के शासक महापद्मनंद, घनानंद। और घनानंद के दरबार में एक चाणक्य रहता था। चाणक्य को बेइज्जती किया और जिसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से चाणक्य ने मौर्य वंश की स्थापना की 321 बीसी में, और यहीं से मौर्य साम्राज्य आगे बढ़ना शुरू हो गया। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना भूमिका के तौर पर देखें। अब इसमें आते हैं, अब देखिए इसमें हमने जो भूमिका किया उसको थोड़ा हमने लिख भी दिया है, इससे आपके नोट्स बनाने में भी आपको सहूलियत हो जाएगी। कह रहा है कि मगध महाजनपद के विकास के साथ ही उसी पृष्ठभूमि पर मौर्य साम्राज्य का उदय होता है। मगध महाजनपद के अंतिम नंद वंश के शासक घनानंद की हत्या, किसकी हत्या? घनानंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। कब की थी? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा कर दी गई और एक नए वंश की स्थापना की गई जिसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। यही तो हमने दोस्तों बताया आपसे कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई, क्योंकि घनानंद अंतिम शासक था। कहाँ का? घनानंद अंतिम शासक मौर्य वंश का था और उसी के पृष्ठभूमि पर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना को माना जाता है, जिसने लगभग 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना अपने राजनीतिक गुरु और अपने प्रधानमंत्री चाणक्य की सहायता से की थी। मौर्य साम्राज्य का विस्तार पश्चिमोत्तर भारत में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक तथा दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था। अफगानिस्तान से लेकर के बलूचिस्तान तक तथा दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था। ठीक है, फैला हुआ था, हमने पहले बताया था। साम्राज्य पर मौर्य वंश के कई महत्वपूर्ण शासकों ने शासन किया, जिसमें से कई शासक रहे, जिसमें से चंद्रगुप्त मौर्य भी हम पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य भी एक महत्वपूर्ण शासक रहा। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका बेटा बिंदुसार भी आता है दोस्तों, और बिंदुसार के बाद उसका बेटा कौन होता है? अशोक आता है। अशोक शासन करता है। अशोक के बाद यहाँ पे दशरथ नाम का एक व्यक्ति आता है, और दशरथ के बाद अंतिम जो मौर्य वंश का शासक होता है जिसका नाम
बृहदर्थ था। क्या नाम था? बृहदर्थ था। इस प्रकार देखा जाए दोस्तों तो ये हमने आपको उसके जो पीछे समझाया उसको लिख लिया। इससे आप बढ़िया से बढ़िया अपना नोट्स भी बना सकते हैं और यहाँ से जो भी एमसीक्यू बनेगा वो एमसीक्यू आप बेहतर तरीके से सही कर सकते हैं। अब हम चलते हैं सबसे पहले शासक जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की सीमाएं यहाँ अफगानिस्तान बलूचिस्तान से लेकर नीचे में कर्नाटक तक और इधर पाटलिपुत्र मगध से लेकर के यहाँ तोसली तक यानी कलिंग तक था। ये सीमाएं इसकी चारों तरफ रेड कलर में फैली हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो 321 चंद्रगुप्त मौर्य 321 बीसी से लेकर के 321 बीसी से लेकर 298 बीसी तक शासन किया। पहली बात होगी चंद्रगुप्त मौर्य कब से कब तक शासन किया? 321 बीसी से लेकर 298 बीसी तक शासन किया। फिर इसके बारे में बताया जाता है कि इसने घना नंद की हत्या कर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। मौर्य वंश भी कहते हैं इसे और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। कहते हैं कि इसका चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु चंद्रगुप्त मौर्य का राजनीतिक गुरु कौन था? तो इसका राजनीतिक गुरु चाणक्य था। इसी चाणक्य ने एक किताब लिखी थी जिस किताब का नाम इनका एक किताब था जिसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र कहते हैं और ये अर्थशास्त्र जो किताब था ये दो चीजों के बारे में बताता है, एक राजनीति और दूसरा प्रशासन। राजनीति और प्रशासन के बारे में बताता है। चंद्रगुप्त के बारे में छोटी छोटी बातें कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था। ये किसको मानते थे? जैन धर्म को मानता था। ठीक है। इसकी सीमाओं की अगर बात करें तो ऊपर में अफगानिस्तान से लेकर इधर में बलूचिस्तान, यहाँ गुजरात, दक्षिण में कर्नाटक और इधर पाटलिपुत्र तक निर्भर था। इस तरह से इसकी सीमाएं थी। जैन धर्म को ये मानता था। ठीक है। भद्रबाहु इसके गुरु थे। भद्रबाहु धार्मिक गुरु थे। धार्मिक गुरु कौन थे? भद्रबाहु थे। ठीक है। कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहते हैं और इसे भारत का मुक्तिदाता भी कहते हैं। इसे भारत का मुक्तिदाता
भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे भारत का मुक्तिदाता भी कहते हैं। ठीक। और बात अगर देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था, इसने घनानंद की पुत्री से शादी की थी। या ये पहले लिख लीजिए कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी राजदूत सेलुकस निकेटर ने भेजा था। सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। ठीक है। यूनानी राजदूत आया था जिसका नाम था मेगास्थनीज, और इसने एक किताब लिखा था जिसका नाम था इंडिका। किताब का नाम क्या था? इंडिका, जो प्रशासन की जानकारी हमें देता है। कई शादियां भी की थी, साम्राज्य का विस्तार भी किया था। मोटा मोटी अगर इतनी बात करें तो ये बहुत काफी है। इसके समय में 12 साल का अकाल भी पड़ा था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में 12 साल का अकाल भी पड़ा था। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार अगर चंद्रगुप्त मौर्य की बात किया जाए तो ये हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम अध्ययन करते हैं। इसके बाद इसका अगला शासक जो आता है वो आता है बिंदुसार। बिंदुसार के बारे में कहा जाता है कि बिंदुसार जो था वो 298 BC से लेकर के 274 BC तक शासन किया था। कब तक? 298 BC से लेकर 274 BC तक शासन किया था। यह चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। याद रखिएगा कि बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। ठीक। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। बिंदुसार ने आजीवक धर्म को अपनाया था। आजीवक संप्रदाय को मानता था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानता था। आजीवक संप्रदाय को ये मानता था। जैसे वो जैन धर्म को मानता था, वैसे ही दोस्तों ये आजीवक संप्रदाय को मानता था। इसके अलावा देखा जाए तो बिंदुसार के दरबार में बिंदुसार के दरबार में 500 मंत्रियों की एक सभा थी, जिसे मंत्री परिषद कहते थे। 500 मंत्रियों की एक सभा थी जिसे मंत्री परिषद कहते थे। जिसे मंत्री परिषद कहते थे। ये था हमारा इसके समय में प्रयागराज, ये मगध जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र यहाँ पर थी, अंग यहाँ पर था। तोसली जो उसकी एक नई राजधानी बनी थी अशोक के समय में, इधर था। सबसे दक्षिणी रेखा यहाँ पर कर्नाटक थी। ठीक है।
अवंती भी उसके समय में एक क्या था, प्रांत था। और तक्षशिला इसकी शिक्षा नगरी, जिसकी उत्तरापथ की राजधानी माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार बिंदुसार के दरबार में 500 मंत्री थे। देखिएगा, इसका संबंध विदेशों से था, विदेशों से इसने संबंध स्थापित कर रखा था, विदेशों से संबंध स्थापित कर रखा था। इसने विदेशों से संबंध, विदेशों से संबंध स्थापित कर रखा था, जिसमें मिस्र, सीरिया इसका महत्वपूर्ण पार्ट था। मिस्र से, सीरिया से ये काम करता था। इसके दरबार में एक पंडित रहते थे जिसे पिंगल मुनि कहते थे। इसके दरबार में एक विद्वान या पंडित निवास करते थे, जिसे इसके दरबार में एक विद्वान या पंडित निवास करते थे जिसे हम पिंगल मुनि कहते थे। पिंगल मुनि कहते थे। इसके 2 पुत्र थे, अशोक और सुसीम। अशोक उज्जैन का उपराज्यपाल था इसी के समय में। इसके समय में अशोक उज्जैन तथा आगे चलकर तक्षशिला का उपराज्यपाल बना। उपराज्यपाल तक्षशिला का उपराज्यपाल बना था। ठीक है, तक्षशिला का उपराज्यपाल था। बिंदुसार के समय में सीमाएं फैलाई नहीं गई, जितना था उतना ही इसके पास था। इसने इसे बचा के रखा, संभाल के रखा। आगे जो विस्तार किया था वो इसके समय के बाद अशोक ने किया था। अशोक के समय में साम्राज्य का थोड़ा बहुत क्या हुआ था, विस्तार हुआ था। कलिंग को उसने जीता था। अब देखिए, इसके बाद आता है अशोक। अशोक कहते हैं कि जब 274 में वो मर गया तो 274 BC से लेकर 232 BC, 74 से 82 BC तक इसने शासन किया। किसने शासन किया? 274 BC से लेकर 232 BC तक इसने क्या किया था? शासन किया था। अशोक बिंदुसार का पुत्र था। अशोक बिंदुसार का पुत्र था। अशोक बौद्ध धर्म को मानता था। बात लिखते चलेंगे हम लोग। अशोक बौद्ध धर्म को मानता था। इसने कलिंग पर आक्रमण किया था। ठीक है, अशोक किसको मानता था? बौद्ध धर्म को मानता था। अशोक बौद्ध धर्म को मानता था।
देखिए एक बात जान लीजिएगा कि अशोक ने 261 बीसी में कलिंग पर आक्रमण किया था। अशोक बौद्ध धर्म को मानता था। अशोक ने 261 बीसी में कलिंग पर आक्रमण किया था। जिसकी जानकारी जिसकी जानकारी हमें अशोक के 13वें शिलालेख से प्राप्त होता है। क्या होता है दोस्तों? अशोक के 13वें शिलालेख से प्राप्त होता है कि अशोक 261 बीसी में कलिंग पर आक्रमण किया, जिसकी जानकारी हमें अशोक के 13वें शिलालेख से ही क्या होती है? प्राप्त होती है। अब दोस्तों कहा जाता है कि अशोक बिंदुसार का पुत्र था। बौद्ध धर्म को क्या किया था? इसने अपना रखा था। 261 में कलिंग पर आक्रमण किया था, जिस कलिंग के दौरान 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, 1.25 लाख से ज्यादा लोग घायल हो गए, काफी ज्यादा नुकसान हुआ। ठीक है। अशोक 13वें शिलालेख से बड़ा दुखी हुआ और दुखी होने के बाद इसके बाद इसने क्या करता है? अपना बौद्ध धर्म को अपना लेता है। कहते हैं कि उपगुप्त नामक व्यक्ति ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। क्या किया था? बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। उपगुप्त नाम का व्यक्ति बौद्ध धर्म में से दीक्षित किया था। अशोक के समय में, याद रखिएगा, इसी के समय में तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। अशोक ये भी बताता है कि मैंने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद ही कलिंग पर आक्रमण किया था। तो ऐसा लगता है कि अशोक ने 268 बीसी में शायद अपना राज्य 68 नहीं 69 क्योंकि 8वें वर्ष बाद 61 हो जाएगा। राज्याभिषेक करवाया। ठीक है, राज्याभिषेक करवाया था। इसके कई भाई थे। पुण्य में आता है, कोई कहता है कि इसने अपने भाइयों को भी मरवाया था। ठीक है। अशोक एक
बहुत ही क्रूर अत्याचारी पहले शासक रह चुका था। बाद में बौद्ध धर्म के अपनाने के बाद इसने बहुत कुछ किया। इसने धम्म की नीति चलाई थी, क्या लिखिएगा, इसने धम्म की नीति चलाई थी, धम्म की नीति चलाई। और इसका पूरा प्रचार प्रसार करने के लिए, कि देख रेख करने के लिए एक व्यक्ति की नियुक्ति भी किया था, जिसे हम धम्म महामात्र कहते हैं, धम्म महामात्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? धम्म महामात्र कहते हैं। धम्म महामात्र की नियुक्ति इसने किया था, ठीक है, जो इसकी पूरी देख रेख करता था। इसने अपने पुत्रों को भी देश विदेश में धम्म के प्रचार करने के लिए भेजा था। और इसकी मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हो जाती है। इसकी कई शादियां हुई थी। संघमित्रा और उसकी बेटी थी, महेंद्र भी उसके बेटा थे। इसने इंडिया से बाहर बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार के लिए भेजा। इसके समय में सीमाएं बढ़ी थी, क्योंकि इसने कलिंग पर विजय प्राप्त किया था और इस प्रकार से साम्राज्य को आगे लेकर के चला था। अशोक एक महान शासक था। अब देखिए, अशोक की मृत्यु के बाद दशरथ, उसकी मृत्यु के बाद उसके बाद दशरथ और अंतिम शासक बिरदर्थ थे। लेकिन इनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक अशोक ही था। इन सब में कौन सा प्रसिद्ध शासक था? अशोक था, जिसने लगभग 261 बीसी में कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग पर आक्रमण, अब दोस्तों थोड़ा जान लीजिए इस पर। कलिंग पर आक्रमण, अशोक अच्छी तरह से इसके बारे में अवगत था। कलिंग पर आक्रमण मतलब वर्तमान में हम कलिंग को उड़ीसा से जोड़ते हैं। उड़ीसा को हम लोग क्या कहते हैं? कलिंग कहते हैं। और इस कलिंग की जो राजधानी थी, राजधानी, उसका नाम तोसली था। क्या नाम था? तोसली था। कलिंग का राजा, यहाँ का राजा जो था, कहते हैं कि कलिंग का राजा खारवेल था। खारवेल था। कलिंग का राजा कौन था? खारवेल था। कलिंग का राजा खारवेल था, जिसकी जानकारी हमें, जिसके बारे में हमें जानकारी हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त होता है, ठीक है। और कहते हैं कि खारवेल जो था, ये जैन धर्म को मानता था। खारवेल, कलिंग जो थी इसकी 5वीं राजधानी थी। अशोक की जो कलिंग जो थी 5वीं प्रांत था। कलिंग जो था इसका 5वां प्रांत था। कलिंग पर आक्रमण किया था। इसमें 1 लाख लोग मारे गए थे। 1 लाख लोग मारे गए और कहते हैं कि 1.5 लाख से ज्यादा घायल हो गए थे। 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख से ज्यादा लोग घायल हो गए थे, ठीक, ज्यादा घायल हुए थे। बहुत ज्यादा ये मामला आगे तक चला था, ठीक। कलिंग पर आक्रमण जो था ये, और यहीं से बौद्ध धर्म को अपना लेता है। कलिंग युद्ध के बाद ही कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक बौद्ध धर्म
को अपना लेता है। कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लेता है और फिर धीरे धीरे यहाँ से अंतिम शासक साम्राज्य का पतन होता है और पतन के बाद धीरे धीरे साम्राज्य आगे बढ़ जाता है और इसकी पृष्ठभूमि पर 185 तक आते आते लगभग साम्राज्य का अंत हो जाता है और 185 के बाद एक नए वंश की स्थापना होती है। जो अंतिम शासक यहाँ का जो होता है वृद्धर्थ होता है और उसी वृद्धर्थ का एक सेनापति होता है पुष्यमित्र शुंग और इस वंश की स्थापना करता है। इसको पुष्यमित्र शुंग क्या करता है कि वृद्धर्थ की हत्या कर देता है और एक नए वंश की स्थापना करता है जिसे हम शुंग वंश कहते हैं। ठीक, तो मौर्य की धरती पर दोस्तों मौर्य साम्राज्य के बाद मौर्य साम्राज्य के बाद एक नए वंश की स्थापना हुई जिसे शुंग वंश कहते हैं। क्या कहते हैं? शुंग वंश कहते हैं। इसका संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र शुंग था। संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग था और पुष्यमित्र शुंग मौर्य वंश का अंतिम शासक मौर्य वंश का अंतिम शासक घनानंद का सेनापति था, जिसने घनानंद की हत्या करके इस मौर्य वंश की स्थापना की थी, शुंग वंश। और शुंग वंश के बाद कर्ण वंश आया था। शुंग वंश के बाद कर्ण वंश मगध की धरती पर अंतिम वंश था। इसके बाद मगध की धरती से सत्ताएं हट जाती है, सातवाहन महाराष्ट्र की तरफ चले जाते हैं। फिर बाद में एक नए वंश यहाँ पर आएंगे, यूपी से बढ़ते हुए अन्य तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों, हमने आपको इस तरह से मौर्य साम्राज्य के बारे में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बताने का प्रयास किया, ना इससे बाहर ना इससे कम। हमने बताया अशोक की धम्म नीति भी थी, अशोक ने धम्म की नीति चलाई थी, जो धम्म की नीति पूछी जाती है, जो हमने आपको नोट्स में दे रखा है। इस प्रकार दोस्तों हमने जो आपको समझाया वो एनसीईआरटी बेस्ड समझाया। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और पहली बार कोई व्यक्ति चैनल पर आए होंगे तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। निश्चित तौर पे आपको ये बेहतर लगेगा, क्योंकि हम इससे भी बहुत बेहतर पढ़ा सकते थे। हमारे दूसरे वाले वीडियो पिछले साल के चैनल पे आप जाकर के यहीं पर अलग वीडियो में देखिएगा, मैंने उसे बहुत बेहतर तरीके से ज़्यादा लेबोरेट कर दिया। लेकिन बच्चे कहते हैं सर जी ज़्यादा लेबोरेट करने से हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, 12 की क्लास की है तो 12 के लेवल का ही होना चाहिए, इसलिए हमने आज इसके 12 लेवल पे ही पकड़ने की कोशिश की, उससे हम आगे बढ़ने का प्रयास नहीं किया। अगर दोस्तों आप में से कोई व्यक्ति मुकुंदपुर में देख रहे हैं जहाँ पे हम ऑफलाइन की क्लास चलाते हैं, अगर आप इसमें से कोई व्यक्ति क्लास 11th का क्लास लेना चाहते हैं तो आप हमारे पास ऑफलाइन की क्लास 11th ले सकते हैं। मॉर्निंग में आपकी बॉयज़ की क्लास चलती है, मॉर्निंग में बॉयज़ की क्लास चलती है 8 बजे से लेकर के 9 AM तक, ठीक है, 8 से 9 AM बॉयज़ की क्लास है, ठीक है दोस्तों।
और क्लास 11th ही इवनिंग में 4 से 5 जो पीएम की क्लास होती है वो गर्ल्स की क्लास होती है। आप आकर के डेमो क्लास ले सकते हैं, इससे भी बेहतर आपको वहाँ पढ़ने को ऑफलाइन में मिलेगा। इसी तरह से कोई व्यक्ति क्लास 12th का क्लास लेना चाहता है, क्लास 12th में, तो हमारे पास बॉयज़ की क्लास जो है, बॉयज़ की जो क्लास है वो मॉर्निंग में है 9 बजे से लेकर 11 AM तक, और गर्ल्स की सेपरेट क्लास, सेपरेट बिल्कुल गर्ल्स की क्लास जो है वो है 5 से लेकर के 7 PM की। और इसके बाद एक क्लास ऐसा भी है जिसमें गर्ल्स प्लस बॉयज़ दोनों ही पढ़ाई करते हैं, इसके लिए आपको 7 से 9 PM की क्लास अवेलेबल है। एक बार आप मेरी ऑफलाइन की क्लास भी लेकर के देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।